नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है भारतीय संविधान डिटेल सीरीज़, जिसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिटेल में कवर कर रहे हैं। एक एक टॉपिक को सिंपल और सरल भाषा में यहाँ पर समझते हुए चलते हैं। और इस पूरी सीरीज़ में आपको दृष्टि बुक के नोट्स देखने को मिलते हैं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी के नोट्स देखने को मिलते हैं, लूसेंट के, किरण के, एनसीईआरटी के, अलग अलग जो आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन सब के नोट्स आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। ये हमारी इस सीरीज़ की जो संविधान डिटेल सीरीज़ है, इसकी 28वीं क्लास है। और आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पंचायती राज के बारे में बात करेंगे। पंचायती राज को लेकर के, पंचायती राज के इतिहास को लेकर के, इससे जुड़ी हुई कौन कौन सी समितियां हैं, कब कब बनी और क्या क्या इन समितियों ने सिफारिश करी। क्वेश्चन आता है 4 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने करी, त्रिस्तरीय किसने करी, 2 स्तर की किसने करी, उन सबको हम आज के वीडियो में देखेंगे। पंचायती राज को कब कैसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, किसकी सिफारिश पर किया गया, उसको देखेंगे। और पंचायती राज से जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 243, किस आर्टिकल में क्या बात कही गई है, उसको भी आज ही के वीडियो में देखेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जिसके बारे में आपने कई बार देखा होगा, पैसा अधिनियम, इसको भी हम आज यहां पर कवर कर जाएंगे। अगर आपने हमारे संविधान की इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पंचायती राज को लेकर के, इसके इंट्रो को लेकर के। भारत में पंचायती राज का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से है, यानी गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। और यही मतलब है भारत में पंचायती राज का, यानी गांव का, जिले का, वहां का जो शासन है वहां के लोकल लोगों के पास हो। स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का आदर्श अंतर्निहित है। क्वेश्चन आता है पंचायती राज का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। इसको भी देखेंगे, ठीक है। पंचायती राज का उद्देश्य विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था या शक्तियों का विकेंद्रीकरण, ठीक है। अब इसका विकास कैसे हुआ भारत में, उसको देखते हैं, फिर हम पंचायती राज की तरफ चलेंगे। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको साथ साथ में बताते हुए चलूंगा कौन कौन से क्वेश्चन बन चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास। चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन के लक्षण देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आपने बहुत बार देखा होगा कि इनमें से कौन सा राजवंश अपने स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता था, तो वो था चोल साम्राज्य। माना जाता है भारत में यहीं से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है। तो कौन सा वंश है? चोल साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में भी एक व्यवस्था चलती थी, आयंगर व्यवस्था। जब हमने विजयनगर साम्राज्य का डिटेल वीडियो कवर किया था मध्यकालीन इतिहास में, उसमें इस व्यवस्था को डिटेल में देखा था। यह भी कुछ कुछ मिलती जुलती व्यवस्था थी स्थानीय स्वशासन से। तो भारतीय इतिहास में किन साम्राज्यों में स्थानीय स्वशासन के लक्षण मिलते हैं? 2 साम्राज्यों को याद करेंगे, चोल साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वाइसरॉय रिपन ने 1882 में स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया, जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का अधिकार पत्र, इसका मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? रिपन के द्वारा 1882 में जो स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव लाया गया था, इसी के तहत पहली बार स्थानीय शासन का निर्वाचित निकाय अस्तित्व में आया था। किसके काल में? रिपन के काल में। इसीलिए रिपन को भारत में स्थानीय शासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो इसके बाद और क्या क्या चीजें हुई देखिए। 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था करी गई और इस अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषयों सूची में रखा गया, यानी ऐसे विषयों की सूची में डाल दिया जिन पर जो प्रांत की सरकारें हैं वो भी कानून बना सकते थे। तो ग्रामीण स्तर पर तो नहीं गए, लेकिन प्रांतों को अधिकार इन्होंने दे दिए थे इस अधिनियम के तहत। संविधान की शुरुआती वीडियोस में जब हमने अधिनियमों को देखा था, उसमें इन सारी चीजों को डिटेल में क्या है, हस्तांतरित विषय क्या थे, आरक्षित विषय क्या थे, उन सब तथ्यों को। भारत शासन अधिनियम 1935 में
प्रांतीय विधानमंडलों को स्थानीय स्वशासन के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई, या यूं कहें 1919 में जो दी गई 35 में उसको और ज्यादा मजबूत किया गया, सुदृढ़ उसको किया गया। ठीक है। संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को डीपीएसपी यानी नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल 40 के तहत शामिल किया है। देखिए 1935 का जो अधिनियम था उसने तो प्रांतों को अधिकार दे दिया स्थानीय स्वशासन से जुड़े कानून बनाने का, लेकिन जब भारत आजाद हुआ, संविधान बन रहा था, तो उस समय इस पर काफी बहस हुई कि स्थानीय स्वशासन को क्या कंपलसरी किया जाए या राज्य की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। काफी बहस के बाद इसे राज्य की मर्जी के ऊपर छोड़ दिया गया, डीपीएसपी का पार्ट इसे बना दिया गया। डीपीएसपी का पार्ट है आर्टिकल 40। इसमें यह कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए कदम उठाएगा, और आप जानते हैं आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक डीपीएसपी के आर्टिकल हैं, और यह आर्टिकल राज्य अपने संसाधनों के आधार पर, स्थिति के आधार पर लागू करते हैं। तो यह राज्य के अधिकार में दे दिया गया, संवैधानिक दर्जा अभी नहीं मिला था। ठीक है। क्वेश्चन आता है इनमें से कौन स्थानीय स्वशासन के या ग्रामीण शासन के सबसे बड़े समर्थक थे? तो सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का आता है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रमुख विरोधी कौन थे? तो प्रमुख विरोधी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक है। तो इसी बहस के बाद इसको आर्टिकल 40 में रखा गया, यानी डीपीएसपी के अंतर्गत रख दिया गया। संवैधानिक दर्जा इनको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में मिला। इसके द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो हमने ऐतिहासिक से शुरू किया कि चोल साम्राज्य में इलेक्शन मिलते हैं, फिर इसको लेकर एक प्रस्ताव लेकर आया, स्थानीय स्वशासन के लिए प्रयास किए, रिपन ने 19 में 35 में अधिकार दिया गया, और आजादी के बाद इसे डीपीएसपी का पार्ट बना दिया गया, और संवैधानिक दर्जा 1992 का जो 73वां संवैधानिक संशोधन है इसके तहत दिया गया। इस संशोधन को अभी हम आगे इसी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। पंचायतों से जुड़ी हुई अब कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं, इनको लेकर क्वेश्चन आते हैं, और इसी में आपका पंचायती राज का विकास क्रम किस तरीके से हुआ आजादी के बाद, और कैसे फिर 92 में संवैधानिक दर्जा मिला, वो सब आपका कवर हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित प्रमुख समितियां, सबसे पहली और सबसे प्रमुख है बलवंत राय मेहता समिति। इस समिति का गठन जनवरी 1957 में किया गया, और इस समिति का उद्देश्य क्या था, क्यों इसको बनाया गया था? इसको बनाया गया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जिसे 1952 में शुरू किया गया था, और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम, जिसे 1953 में बनाया गया था। यह भी कुछ कुछ ग्रामीण शासन से था। यह उतना सफल नहीं हो पाया, इसी के अध्ययन के लिए, क्योंकि 52 में शुरू हुआ था, 5 साल पूरे हो चुके थे 57 में, तब एक समिति बनाई गई कि इसका अध्ययन कीजिए, इसमें क्या कमियां हैं, क्यों ये सफल नहीं हो पाया, इसके बारे में देखिए, और कैसे सफल हो सकता है या इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इस सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए, इसके अध्ययन के लिए एक समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति। कई बार डायरेक्ट यही पूछ लेता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये आप कह सकते हैं पंचायती राज से पहले का पंचायती राज था जो आजाद भारत में चलता था। ठीक है। 1952 में से शुरू किया गया। 1953 में इसको और थोड़ा बढ़ाया गया और राष्ट्रीय विस्तार सेवा शुरू की गई। बलवंत राय मेहता समिति जनवरी 1957 में बनी, और इसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 1957 में जमा कर दी। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उत्तराखंड में एक पेपर में आया था कि इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब जमा करी। तो 57 में बनी है, और हम कई बार सोच लेते हैं या अंदाजा लगा लेते हैं कि अगले साल यानी 58 में दी होगी, इसीलिए माह भी आपको याद रखना है। शुरुआत की 2 कमेटियां महत्वपूर्ण है जिनकी रिपोर्ट पूछ सकता है, बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता। तो जनवरी में गठन हुआ था, नवंबर में इसने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी थी। कुछ सिफारिशें इन्होंने करी थी। क्या क्या सिफारिशें हैं देखिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनता है इनकी सिफारिशों से, बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों से, कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज स्थापना की सिफारिश किसने करी थी? आप कहेंगे BR मेहता समिति ने करी थी। 3 स्तरों पर इन्होंने पंचायती राज बनाने की बात कही, जिसमें गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिसे हम क्षेत्र पंचायत भी कहते हैं, और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत। तो त्रिस्तरीय जो आज भारत में लागू है, किसकी सिफारिश पर हुआ है? यही सिफारिश थी बलवंत राय मेहता समिति की। और क्या क्या सिफारिशें हैं देखिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों के द्वारा होनी चाहिए,
जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों के द्वारा होना चाहिए। यानी बलवंत राय मेहता समिति ने यह कहा था कि जो ग्राम पंचायत होगी, ग्राम स्तर पर जो पहला स्तर है, उसको तो आप डायरेक्ट चुनिए, यानी जनता वोट करेगी। बाकी पंचायत समिति और जिला पंचायत में या परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव करवाइए, यानी जो चुने हुए आए हैं वो उनके सदस्यों को चुनेंगे इनडायरेक्ट तरीके से। तो ये सिफारिश करी थी इन्होंने। जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी होना चाहिए। जो जिला पंचायत बनेगी, जिला परिषद बनेगी, सबसे ऊपर स्तर पर सबसे निचला स्तर कौन सा है? ग्राम पंचायत। मध्य स्तर कौन सा है या मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? क्षेत्र पंचायत, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, जो ब्लॉक स्तर पर बनता है। और सबसे ऊपर है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होगा वो उस जिले का जिला अधिकारी होना चाहिए। किसने कहा था? बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय और जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। यानी इसने कहा था, जो बलवंत राय मेहता की समिति थी, इन्होंने कहा था कि पंचायत समिति को आपने मेन यहां पर कार्यकारी बॉडी बनानी चाहिए, यानी जो सारे कार्य किए जाएंगे मुख्य तौर पर वो ये करेगी। और जो सबसे उचला स्तर है जिला पंचायत, वो केवल सलाहकारी, मार्गदर्शक तौर पर वो वहां पर जुड़ेगा। यानी इसने पंचायत समिति को ज्यादा अधिकार देने की बात कही थी। तो ये 4 प्रमुख सिफारिशें हैं। हालांकि सिफारिशें और भी हैं, लेकिन जो कॉमन सिफारिशें हैं वो आपसे नहीं पूछी जाती, क्योंकि कई सारी समितियों ने, जितनी समितियां बनी, लगभग सबने सिफारिश करी कि 5 साल का कार्यकाल होना चाहिए। अगर विघटन हो जाता है पंचायत का तो 6 महीने के अंदर चुनाव होने चाहिए। वो लगभग सभी ने सिफारिशें करी हैं, तो वो महत्वपूर्ण नहीं है। इन 4 को आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पहला त्रिस्तरीय, दूसरा कि ग्राम पंचायत डायरेक्ट चुनी जाए, क्षेत्र और जिला पंचायत इनडायरेक्ट चुनी जाए, जिला पंचायत का जो अध्यक्ष हो वो डीएम हो, और चौथा इसने कहा कि पंचायत समिति को ज्यादा अधिकार दिया जाए, ठीक है। जनवरी 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। आगे जाकर धीरे धीरे सुधार होते रहे, लेकिन मोटे तौर पर इनकी सिफारिशों को मान लिया गया। कब माना गया? जनवरी 1958 में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला, जो राजस्थान में पड़ता है, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया। देश में सबसे पहले पंचायती राज जो त्रिस्तरीय था वो कहां पर लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में। राज्य भी पूछा जाता है, जिला भी पूछा जाता है और तिथि भी पूछी जाती है। तो महात्मा गांधी, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़े समर्थक थे, तो उन्हीं की जयंती पर 1959 में भारत में सबसे पहले त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो स्थापना करी गई वो कहां करी गई? राजस्थान के नागौर जिले में। और किसके द्वारा करी गई? उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसी महीने कुछ ही दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी इसे शुरू कर दिया गया। कई बार क्वेश्चन आता है कि पहला राज्य कौन था, और कई बार कहता है शुरुआती 2 राज्य बताइए। तो आंध्र और राजस्थान ये शुरुआती 2 थे। राजस्थान भारत का पहला राज्य था जहां पंचायती राज की स्थापना हुई, और इसके बाद इसे आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले कहां हुई और उसके बाद कहां हुई, दोनों की आपको डेट पता होनी चाहिए। तो ये थी बलवंत राय मेहता समिति। अब भारत में पंचायती राज स्थापित हो चुका है। धीरे धीरे 1960 के दशक में लगभग सभी राज्यों में पंचायती व्यवस्थाएं बनने लगी थी, और इन पे सुधार के लिए फिर आगे और समितियां बनी, हम उनके बारे में जानेंगे। दूसरी जो समिति बनी वो बनी अशोक मेहता समिति। पहली समिति 1957 में बनी थी। उसके बाद कई सारे राज्यों में पंचायत व्यवस्थाओं को स्थापित किया गया। 20 साल के बाद 1977 में इसकी समीक्षा करने के लिए एक नई समिति बनाई गई, जिसे कहा गया अशोक मेहता समिति। इसका गठन दिसंबर 1977 में किया गया, और इसने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1978 में दी। इसको आपने ध्यान रखना है, 77 में गठन, 78 में रिपोर्ट। इसने क्या क्या सिफारिशें दी उनको देखते हैं। इसने पंचायती राज को और मजबूत करने के लिए टोटल 132 सिफारिशें दी थी। कुछ प्रमुख हैं जो हमने यहां पर लिखी हैं, देखिए। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश करी। बलवंत राय मेहता ने किस स्तर की करी थी? त्रिस्तरीय। ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र लेवल या ब्लॉक लेवल पर क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत। अशोक मेहता समिति ने कहा कि यह द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें पहले स्तर पर मंडल पंचायत हो और दूसरे स्तर पर जिला परिषद या जिला पंचायत हो। तो जिला पंचायत और मंडल पंचायत केवल 2 स्तर होने चाहिए, यह कहा था किसने?
अशोक मेहता समिति ने। तो क्वेश्चन याद रखेंगे, 2 स्तर की सिफारिश किसने करी? अशोक मेहता समिति। दूसरी इनकी सिफारिश थी कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए, यानी पृथक न्याय पंचायत का गठन करने की सिफारिश किसने करी थी? अशोक मेहता समिति ने करी थी। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, यह भी सबसे पहले किसने सिफारिश करी? अशोक मेहता समिति। हालांकि जब 1993 में इनको दर्जा दिया गया, 92 में अधिनियम पारित हुआ, 93 में उसको लागू किया गया, क्वेश्चन आता है किस समिति की सिफारिश के आधार पर? आगे हम एक समिति पढ़ेंगे, एल.एम. सिंघवी समिति। इनके सिफारिश के आधार पर दिया गया था संवैधानिक दर्जा, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? अशोक मेहता समिति। ठीक है। पंचायती राज संस्थानों के पास कराधान की अनिवार्य शक्तियां हों, यानी टैक्स लगाने की पावर पंचायतों के पास अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, यह कहा था अशोक मेहता समिति ने। इसको भी ध्यान रखेंगे। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सलाह से राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पंचायतों के चुनाव आयोजित करवाने चाहिए, यानी राज्यों का जो निर्वाचन आयुक्त होगा वो यहां पर करवाए, केंद्र का जो भारत का मेन इलेक्शन कमिश्नर होता है उसकी सलाह पर। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए। अब देखिए, इस पॉइंट को याद करिए, हमने ऊपर क्या पढ़ा था? बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को मजबूत निकाय बनाने की बात कही थी, और ये किसकी बात कर रहे हैं? जिला पंचायत की। ये क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किसने क्षेत्र पंचायत या पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय यानी महत्वपूर्ण निकाय बनाने की बात कही? तो कहते हैं बलवंत राय मेहता। और किसने जिला पंचायत के बारे में यही बात कही? तब आप कहेंगे अशोक मेहता। ठीक है। राज्य मंत्री परिषद में पंचायत राज मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए, तो पंचायती राज मंत्री होना चाहिए, इसकी सिफारिश भी किसने करी थी? अशोक मेहता समिति। इनकी सिफारिशें काफी महत्वपूर्ण हैं, और आप देख सकते हैं इनमें से कितनी सारी ऐसी जो पेपर में आई हैं कि पंचायती राज मंत्री होना चाहिए, इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने करी? अशोक मेहता। जनसंख्या के आधार पर SC/ST के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए, यह भी सबसे पहले इन्होंने ही कहा था। समिति ने पंचायत के कार्य में राजनीतिक दलों के द्वारा खुलकर भाग लेने का समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विधानसभा लड़ती हैं, लोकसभा लड़ती हैं, उनको पंचायतों में भी लड़ना चाहिए चुनाव वहां पर। तो राजनीतिक दलों का भाग लेने की सिफारिश किसने करी थी पंचायत के चुनावों में? अशोक मेहता। आगे हम देखेंगे और समितियां आएंगी जो इस बात का विरोध करती हैं। क्वेश्चन आता है कि किसने राजनीतिक दलों का समर्थन किया कि उनको पंचायत चुनाव में भी भाग लेना चाहिए, और किसने इसका विरोध किया? तो अशोक मेहता समिति ने इसका समर्थन यहां पर किया था। ठीक है। इन्होंने कहा था कि पंचायत चुनाव में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी आधिकारिक भागीदारी होनी चाहिए। ठीक है। इसको भी आपने ध्यान रखना है। जैसा हमने कहा, पंचायत चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी की बात इस समिति ने कही थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां अशोक मेहता समिति ने करी थी। 1977 में इसका गठन होता है, 1978 में यह अपनी रिपोर्ट यहां पर देती है। हालांकि इसकी जो रिपोर्ट थी, इसकी जो सिफारिशें थी, उनको ज्यादा लागू नहीं कर पाए, इसको भी आपने ध्यान रखना है, इन पर ज्यादा काम नहीं हुआ था। इसके बाद एक समिति और बनी, GV.K. राव समिति। यह बनी थी 1985 में। केवल वर्ष पूछा जाता है कि किस वर्ष इसका गठन हुआ, तो 1985 को ध्यान रखेंगे। इसने क्या क्या सिफारिशें करी, चलिए देखते हैं। 1985 में उस समय सरकार किसकी है? राजीव गांधी की सरकार है। क्वेश्चन बन जाता है किसने गठन किया था। ठीक है। मुख्य सिफारिशें हैं, पंचायती राज का ढांचा 4 स्तरीय होना चाहिए। बलवंत राय मेहता 3 स्तर की बात करते हैं, अशोक मेहता 2 स्तर की बात करते हैं, इन्होंने 4 स्तर की बात करी। किसके द्वारा? GV.K. राव मेहता समिति। इन्होंने कहा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होनी चाहिए, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो इन्होंने एक नया स्तर यहां पर जोड़ा कि राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद भी होनी चाहिए। तो 4 स्तरीय पंचायती राज की स्थापना की सिफारिश किसने करी थी? GV.K. राव मेहता समिति। इसके अलावा पंचायती राज में जिला परिषद को नियोजन और विकास कार्यों के उचित प्रबंधन का मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए। यानी इन्होंने भी, जैसे अशोक मेहता ने जिला पंचायत को मजबूत करने की बात कही, इन्होंने भी जिला पंचायत को ही मजबूत करने की बात कही। तो इसमें ये दोनों लगभग समान थे। ठीक है। बस यही 2 महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो इनसे पूछी जाती हैं, एक 4 स्तरीय और दूसरा ये वाला। वैसे भारत में पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय व्यवस्था लागू है, यह भी पूछा जा सकता है। ठीक है।
अगली जो महत्वपूर्ण समिति बनी वो बनी लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, जिसे LM सिंघवी समिति कहा जाता है। इसका गठन 1986 में हुआ था। 4 प्रमुख समितियां यही चारों हैं, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, GVK राव और लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। इनका क्रम लगाने को आता है तो क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले 1957, फिर 1977, फिर 1985 और फिर 1986। ठीक है, इसने क्या क्या सिफारिशें करी उनको देखते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ संरक्षण की आवश्यकता है, यह कहा था लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ने, यानी LM सिंघवी समिति ने। इनको संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। ग्राम सभा की महत्ता पर जोर दिया जाना चाहिए, यानी इन्होंने ग्राम सभा को मजबूत करने की, उसको और महत्व देने की बात यहां पर कही। किसके द्वारा? LM सिंघवी समिति। दलगत व्यवस्था को पंचायती चुनावों में नहीं अपनाना चाहिए। अशोक मेहता ने क्या कहा था? अपनाना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं अपनाना चाहिए। क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये इसकी सिफारिशें। और कौन कौन सी सिफारिशें करी? गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की स्थापना की जाए। तो न्याय पंचायतों की स्थापना की भी इन्होंने बात करी कि अलग से उनको बनाया जाए, जैसे अशोक मेहता ने कहा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए और पंचायतों को कर रोपण का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो राज्यों के लिए वित्त आयोग का गठन, और राज्यों के लिए मतलब राज्यों की पंचायतों के लिए। जो राज्य वित्त आयोग होता है ये राज्य के लिए काम नहीं करता, ये पंचायतों के वित्तीय काम करता है। ठीक है, तो वित्त आयोग गठन राज्यों के लिए बनाने की सिफारिश भी कौन करता है? LM सिंघवी समिति। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के लिए पंचायती राज अधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। तो पंचायती राज अधिकरण एक होना चाहिए जहां पर पंचायती राज से जो भी विवाद जुड़े हुए हैं उनका निस्तारण किया जा सके। यह भी किसने सिफारिश करी? LM सिंघवी समिति। तो ये 4 प्रमुख समितियां हैं जिनके हमने वर्ष देखे, कब ये बने, इनकी सिफारिशों को देखा, और एक एक सिफारिश को मैंने आपको सिंपल भाषा में और चीज़ों को जोड़कर समझाने का प्रयास किया। 2 स्तर की कौन कर रहा है, 3 स्तर की सिफारिश कौन कर रहा है, 4 स्तर की कौन कर रहा है, कौन राजनीतिक पार्टियों का समर्थन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है पंचायत चुनाव में। ठीक है, इसके बाद भी कुछ समितियां बनी थी, उनसे भी कभी कभी पूछ लेता है। जैसे एक बनी थुंगन समिति, 1988 में बनी थी। PK थुंगन इसके अध्यक्ष थे। इसका उद्देश्य था राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की जांच करना पंचायती राज को लेकर के। इन्होंने अपनी क्या क्या सुझाव दिए? वही एक सुझाव कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देनी चाहिए, पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक सूची तैयार की जानी चाहिए और उसे संविधान में शामिल करना चाहिए। ये की सिफारिश किसने करी थी? सबसे पहले थुंगन समिति ने करी थी कि पंचायती राज से जुड़े हुए जो जो विषय हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कीजिए और उसे संवैधानिक दर्जा दीजिए। हर राज्य में वित्त आयोग का गठन हो, जैसे LM सिंघवी समिति ने कहा। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला का कलेक्टर हो, जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था? जिला पंचायत का जो अध्यक्ष होना चाहिए वो DM होना चाहिए, यानी उस एरिया का, उस जिले का जिलाधिकारी। ये कहते हैं उसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो होना चाहिए, CEO होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कलेक्टर। ठीक है, तो ये सिफारिश किसने करी थी? ये भी थुंगन समिति ने। हालांकि उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक समिति और बनाई गई जिसको बोला गया गाडगिल समिति। 1988 में बनी थी। VN गाडगिल इसके अध्यक्ष थे। इसने क्या क्या सिफारिशें दी? वही कॉमन सिफारिश, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, पंचायतों के 3 स्तर पर सीधा निर्वाचन होना चाहिए। जो सदस्य हों ग्राम पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के, जिला पंचायत के, सब डायरेक्ट चुने होने चाहिए। यह कहा था किसने? गाडगिल समिति ने। जबकि बलवंत राय ने भी 3 स्तर की बात करी थी, लेकिन वो क्या कह रहे थे कि पहले स्तर पर चुनाव हो और बाकी दोनों स्तरों पर सदस्य अप्रत्यक्ष तौर पर चुने जाएं। तो क्वेश्चन आएगा, तीनों स्तरों पर सीधे चुनाव की सिफारिश किसने करी थी? गाडगिल समिति ने। पंचायती राज संस्थाओं का कर और शुल्क लगाने, वसूलने, जमा करने का इनको अधिकार होना चाहिए। तो इनकी ये वाली सिफारिश इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ समितियां, हमने टोटल 6 समितियों को देखा जिसमें शुरू की 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जब इतनी सारी समितियों ने कह दिया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दीजिए, तो इसके लिए क्या हुआ और कैसे इसे संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास हुआ और कैसे दिया गया, अब उसको देखते हैं। यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको जानिए। पंचायती राज का संवैधानिकरण। LM सिंघवी समिति की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने जुलाई 1989 में
64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। जो 64वां विधेयक था, संशोधन विधेयक, यह भी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित था। अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक को पारित कर दिया, लेकिन राज्यसभा से यह पारित नहीं हो पाया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वें संशोधन से पहले कौन सा संशोधन आया था? 64वां संशोधन 1989 में, लेकिन पारित नहीं हो पाया। इसके बाद 1992 में नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। उनकी सरकार ने 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित कर दिया और इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी इनके लिए, संविधान में कोई नियम नहीं लिखे गए थे। अब पंचायतों के लिए संविधान में पूरा उल्लेख कर दिया। संविधान में भाग 9 जोड़ दिया। भाग 9 के अंदर एक आर्टिकल था 243, इसको पंचायतों से जुड़े हुए प्रावधानों से भर दिया। इसी 243 में पंचायतों का गठन, उनकी संरचना, उनका कार्य, उनके उत्तरदायी, उनका आरक्षण, उनके चुनाव, सारी चीजें इसी में भर दी गई। यानी पंचायतों के लिए प्रॉपर नियम लिख दिए गए। तो इसको ध्यान रखेंगे, पहले 64वें के तहत प्रयास हुआ, फिर 73वें के तहत दिया गया। कई बार कंफ्यूजन होता है कि 92 में अधिनियम आया तो 92 सही आंसर होगा या 93। 92 के नाम से यह पारित हुआ। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ और 1993 से यह लागू किया गया। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है किस संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? 73वां संशोधन। और कब हुआ था? 1992 में, जो कि लागू हुआ 1993 में। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 से लागू हो गया। इसीलिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन 1993 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद इसका अभिपालन करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। देखिए, जब 1959 में पंचायती राज को शुरू किया गया भारत में, उस समय पहला राज्य कौन है? राजस्थान है। उसके बाद कौन है? आंध्र प्रदेश। अब केंद्र ने कानून बना दिया पंचायती राज अधिनियम, देश का कानून बन गया। अब उसको हर राज्य की विधानसभा के द्वारा भी पारित वो होगा। हर राज्य उसे अपने यहां पर भी लागू करेगा अलग से। सबसे पहले उस अधिनियम को पारित करने वाला कौन था? अपने राज्य में मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा। तो इस तरह इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब इस अधिनियम में है क्या बातें कही गई हैं, क्या इसके तहत संविधान में जोड़ा गया, उनको देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं उनको देखिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। यह संविधान संशोधन अधिनियम तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में लागू हुआ। इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था। एक चीज और याद करना, क्वेश्चन कई बार थोड़े से ना वो लैंग्वेज को घुमा देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ऐसे ही एक बार प्रश्न को घुमाया था। देखिए, देश में इसको जब संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था, शासन के 2 ही स्तर थे। केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार होती थी और राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती थी। क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि किस वर्ष भारत में शासन का तीसरा तल जोड़ा गया? तीसरा तल यानी पंचायती राज की बात हो रही है और इसको जोड़ा गया था 1992 के अधिनियम के तहत 93 में। तो तीसरा तल पूछेगा शासन का तो वो पंचायती राज ही है। ठीक है, 1992 के जो संशोधन अधिनियम था, इसके तहत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। इसे पंचायतें नाम से उल्लेखित किया गया, यानी इसका नाम क्या रखा गया? पंचायतें। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अणा तक प्रावधान शामिल किया गया, यानी क ख ग घ च छ झ झ ट ठ ढ ढ इस तरीके से अणा तक इसमें प्रावधान है। अभी हम एक एक आर्टिकल को डिटेल में देखेंगे और बिल्कुल सिंपल भाषा में देखेंगे। तो ये भी किस में है? भाग 9 में है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पंचायतों से जुड़ा हुआ भाग कौन सा है, पंचायतों से जुड़े हुए आर्टिकल कौन से हैं, जब पंचायती को संवैधानिक दर्जा मिला प्रधानमंत्री कौन थे, इस तरीके से। इसी संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इस 11वीं अनुसूची में उन विषयों को शामिल किया गया जिन पर पंचायत को अधिकार है कानून बनाने का या पंचायत के अधिकार क्षेत्र में वो आते हैं। ऐसे विषयों को इस सूची में शामिल किया गया और इसमें टोटल 29 विषय वर्तमान में है। क्वेश्चन आता है 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? पंचायतों से है। इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है,
तो एक साथ आपके कितने सारे क्वेश्चन हैं, तत्कालीन पीएम, कौन सा भाग, कौन सा आर्टिकल, कौन सी अनुसूची और कितने विषय। ठीक है, यह था 1992 का अधिनियम। अब इसके तहत जो आर्टिकल हमने देखे कि 243 को पूरी तरीके से बहुत लंबा आर्टिकल बनाया गया है, बहुत सारा इसको खींचा गया है। 243 ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ई में क्या है, बहुत बार आते हैं कि आरक्षण किस में है, बताइए चुनाव किस में है, वित्त आयोग किस में है, निर्वाचन आयोग किस में है, राज्यों का बहुत बार आता है। अब हम एक एक आर्टिकल को जानेंगे। तो हमने ऐतिहासिक क्रम देख लिया, समितियां देख ली, संवैधानिक दर्जा हमने दिला दिया। अब उस दर्जे में क्या क्या आर्टिकल जोड़े गए उनको देखिए। पहली चीज, ये सभी आर्टिकल 243 किस में है, भाग 9 में है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख उपबंध। सबसे पहले है आर्टिकल 243। इसमें परिभाषाएं लिखी गई हैं पंचायतों की, तो इसको आपने ध्यान रखना है। पंचायतों से जुड़ी परिभाषाएं किस में है, आर्टिकल 243 में है। उसके बाद इसके सब पार्ट यहां पर दिए गए हैं। तो पंचायतों की परिभाषाएं 243। ग्राम सभा, यह है 243 का। देखिए कहीं पर आपको एग्जाम में क्या करता है, 243 का दे देगा, कुछ एग्जाम्स में 243 ए दे देता है, कभी बार हिंदी में और इंग्लिश में। तो कंफ्यूजन हो जाता है कई बार छात्रों को कि क वाला कौन सा है, ग वाला कौन सा है, घ वाला कौन सा है। हमने तो GHI पढ़ा था, हमने जी वाला पढ़ा था, H वाला पढ़ा था। तो यहां पर मैंने हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है 243 क यानी 243 अ। ठीक है, ये क का आ पार्ट नहीं है, इसको ऐसे आपने नहीं पढ़ना है। ये क्या है, 243 क या 243 अ। ठीक है, ताकि आपको दोनों याद रहें, एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। तो 243 क में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। तो ग्राम सभा से जुड़ा अनुच्छेद कौन सा है, 243 क, या जिसे 243 ए कहते हैं। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। हमने देखा ना, 3 ही स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। ग्राम सभा तो है नहीं उसमें। ग्राम सभा किसी भी गांव के सभी वयस्क लोग जिनका नाम मतदाता सूची में है, यानी जो 18 साल के ऊपर हैं, उन्हीं सभी लोगों का समूह कहलाता है ग्राम सभा। और इसके बारे में कहां पर बताया गया है, 243 क में। तो ग्राम की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह होगा ग्राम सभा। ठीक है, इसके बाद आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल शुरू होते हैं। पंचायतों का गठन। पंचायतों का गठन 243 ख में दिया गया है, यानी 243 बी में दिया गया है। अनुच्छेद 243 ख में पंचायतों के 3 स्तरों की बात कही गई है। इसमें कहा गया है संविधान में कि 3 स्तर होंगे। जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है वहां पंचायतों के तीनों स्तर काम करेंगे, और जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां पर केवल 2 स्तर होंगे, ग्राम और जिला। 200 ख जो वाला है आपका पंचायतों के गठन की बात करता है, पंचायतों के विभिन्न स्तरों की बात करता है। कितने स्तर होंगे, ये कहता है 3 स्तर होंगे। एक होगा ग्राम पंचायत, एक होगी क्षेत्र पंचायत, एक होगी जिला पंचायत। लेकिन एक चीज जोड़ी गई है, जिन राज्यों में जनसंख्या 20 लाख से कम होगी वहां पर क्षेत्र पंचायत नहीं होगी, केवल ग्राम और जिला। एक क्वेश्चन पेपर में आता है कि क्षेत्र पंचायत का गठन करने के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए राज्य की, 20 लाख से ऊपर। ठीक है, अगर है तो ही इसका गठन होगा, नहीं तो यह नहीं बनाई जाएगी। इसके बाद है आर्टिकल 243 ग, जिसे 243 सी कहते हैं। इसमें पंचायतों की संरचना है, कैसे इनका चुनाव होगा, कैसे इनको बनाया जाएगा। तो 243 ब में या ख में गठन था कि किन किन स्तरों पर होगा, कब कब गठन होगा। अब गठन कैसे होगा वो ग में बताया गया है। पंचायतों की संरचना से संबंधित विस्तृत प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 ग में है। इसमें कहा गया है कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा, जिसका जो प्रमुख होगा उसे प्रधान कहेंगे, मुखिया कहेंगे या सरपंच कहेंगे, और जो निर्वाचन होगा वो प्रधान का प्रत्यक्ष होगा। सदस्य तो कॉमन है। देखिए सदस्यों को लेकर आपने एक चीज क्लियर रखनी है, चाहे सदस्य ग्राम पंचायत का हो, चाहे ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत का हो, चाहे जिला पंचायत, सदस्य तीनों में डायरेक्ट चुने जाते हैं, जनता चुनती है। यहां पर जो निर्वाचन लिखा है वो उनके प्रमुख को लेकर है। ठीक है, तो जो ग्राम पंचायत का प्रमुख होता है, प्रधान, सरपंच या मुखिया, उसका निर्वाचन भी डायरेक्ट होता है, जनता डायरेक्ट चुनती है। ठीक है, हालांकि इसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य का विधानमंडल डिसाइड करेगा कि प्रधानों को कैसे चुना जाएगा। आमतौर पर सभी राज्यों ने यही प्रावधान किया है कि डायरेक्ट चुना जाएगा। ठीक है,
इसके बाद दूसरा है ब्लॉक स्तर, जिसे हम कहते हैं खंड पंचायत या खंड स्तर पर। इसकी संरचना यहां पर बनती है आपकी क्षेत्र पंचायत, जिसे मैंने ऊपर कहा पंचायत समिति भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आता है पंचायत समिति किस स्तर पर काम करती है? ब्लॉक स्तर पर। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा किया जाता है और क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। यानी क्षेत्र पंचायत के सदस्यों को जनता चुनेगी, फिर यही सदस्य अपने में से किसी को अध्यक्ष चुनेंगे इनडायरेक्ट, यानी जनता डायरेक्ट वोट यहां नहीं करती अध्यक्ष के चुनाव में। ठीक है, तो यह है क्षेत्र पंचायत। हम संरचना देख रहे हैं कि कैसे ये बनेंगे। हमने ग्राम पंचायत को देखा कैसे बनेगी, जनता वोट करेगी और प्रमुख को भी जनता चुनेगी। यहां पर क्या था? सदस्यों को जनता चुनेगी, प्रमुख को ये लोग चुनेंगे जिनको जनता चुनेगी। इसके बाद तीसरा स्तर वो है जिला पंचायत या जिला स्तर, जिसे जिला पंचायत जिला परिषद कहते हैं। इसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे और अध्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाता है। सेम वही बात जो हमने अभी देखी। सदस्य तीनों में जनता चुनेगी, लेकिन प्रमुख में ग्राम पंचायत का प्रमुख जनता चुनती है, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाएगा और जिला पंचायत का अध्यक्ष भी अप्रत्यक्ष तौर पर चुना जाएगा। ठीक है, तो यह है आर्टिकल 243 ग हमने यहां पर अभी डिटेल में देखा। इसके बाद है स्थानों का आरक्षण। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। पंचायतों में स्थानों का आरक्षण 243 घ में दिया गया है, यानी 243 डी में दिया गया है। पंचायतों में SC, ST और महिलाओं को आरक्षण देना अनिवार्य है, यानी हर राज्य के लिए यह बाध्य है, उनके लिए अनिवार्य है कि SC, ST और महिलाओं को आरक्षण देना ही होगा। ओबीसी के लिए पंचायतों में आरक्षण निर्धारित नहीं है, हर राज्य के विधानमंडल पर यह डिपेंड करता है, अगर वो देना चाहें तो दे सकते हैं। तो किन के लिए अनिवार्य है? पहले क्वेश्चन बनेगा आरक्षण की व्यवस्था किस में है? पंचायतों में। तो आपने आर्टिकल याद कर लिया। किस किस के लिए अनिवार्य है? इन तीनों के लिए अनिवार्य है, SC, ST और महिला। ठीक है, और ओबीसी के लिए यहां पर राज्यों पर डिपेंड करता है। महिलाओं के लिए हर पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। यह अनिवार्य है, इससे कम नहीं कर सकते। इससे आप बढ़ा सकते हैं, वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे राज्यों ने, बिहार ने, उत्तराखंड ने 50% किया हुआ है, यानी 1/2 किया हुआ है। तो बढ़ाने की छूट है, महिलाओं के लिए आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितना कम से कम अनिवार्य है, तब आप कहेंगे 1/3। दो तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। आप जिस राज्य में हैं, जैसे उत्तराखंड की बात करें, यहां पर 50% है, तो कितना है उत्तराखंड में? आप कहेंगे 50। कितना अनिवार्य है? तब आप कहेंगे 1/3। ठीक है, SC, ST के लिए जो आरक्षण होगा वो जनसंख्या के आधार पर होगा। उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार उनके लिए सीटें डिसाइड होंगी, और जितनी सीटें SC, ST के लिए डिसाइड होंगी, मान लीजिए SC, ST के लिए आपने 30 सीटें डिसाइड कर ली कि 30, किसी राज्य में 70 सीटें थी, आपने कहा 30 सीटें SC, ST के लिए होंगी। इन 30 सीटों में भी 1/3 सीटें कंपलसरी हैं कि वो महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होंगी, उसी कैटेगरी की। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए पंचायत में आरक्षण का प्रावधान है। पंचायत में किस किस को आरक्षण देता है संविधान? केवल 3 समुदायों को, SC, ST और महिलाओं के बारे में। लेकिन आंध्र में अल्पसंख्यकों को भी पंचायत में आरक्षण है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, इनको तो अनिवार्य है, बाकी वर्गों को देना विधानमंडल पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ओबीसी को अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, अल्पसंख्यकों को देना चाहें तो दे सकते हैं। बस ये 3 अनिवार्य हैं। ठीक है, कई बार दे देगा आपको कि बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है, और विकल्प में दे देगा कि SC, ST, OBC के लिए आरक्षण अनिवार्य है पंचायत में, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि OBC के लिए अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो यह था आरक्षण 243D, जिसको हमने डिटेल में समझा। इसके बाद है पंचायतों की अवधि। इसको लेकर भी कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके अभी क्लियर हो जाएंगे। पंचायतों की अवधि 243E में, या जो अड्डा पार्ट है उसमें दी गई है। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है, यानी इनका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। क्वेश्चन आता है कहां पर से 5 वर्ष? जब चुनाव हुए वहां से, जब इन्होंने शपथ ली वहां से, या कब से? तो इनकी पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक का इनका कार्यकाल होगा। ठीक है, अगर किसी पंचायत का विघटन 5 वर्ष से पहले ही हो गया है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। मैं आपको इन बातों को आर्टिकल के साथ बता रहा हूं। हम इनको ऊपर भी कर सकते थे कि पंचायत के कार्यकाल इतना होता है, पंचायत में ऐसे सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत में इनको आरक्षण है, लेकिन हम आर्टिकल के साथ देख रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो पंचायतों की अवधि 243E में बताई गई है।
इसमें कहा है 5 वर्ष का होगा। अगर 5 वर्ष से पहले विघटन हो जाता है, पंचायत खत्म हो जाती है, तो नई पंचायत का चुनाव 6 माह के अंदर अंदर होना चाहिए, जैसे लोकसभा विधानसभा में होता है। सिंपल, ठीक है, कि अगर कोई सीट खाली हो गई 6 माह के अंदर उसमें चुनाव होने चाहिए। राष्ट्रपति का पद खाली है, 6 माह के अंदर चुनाव होने चाहिए। तो वही सेम सिस्टम यहां पर। अगर समय पूर्व विघटन के कारण किसी पंचायत का चुनाव कराया जाता है तो ऐसी पंचायत सिर्फ शेष अवधि के लिए काम करेगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए। मान लीजिए पंचायत का गठन हुआ, 6 महीने ही उसने काम किया और उसके बाद पंचायत विघटित हो जाती है। अब जो नई पंचायत का चुनाव होगा वो बाकी 4.5 साल के लिए काम करेगी, ना कि पूरे 5 साल के लिए। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर विघटन के समय पंचायत की शेष 6 महीना ही बचा हो तो फिर नए पंचायत का गठन करना अनिवार्य नहीं है। जब सारे राज्य में, पूरे राज्य में चुनाव होंगे तब उसका गठन हो जाएगा, 6 महीने वो बिना पंचायत के रह जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करना है कि अगर 5 साल से पहले कहीं पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं विघटन होने के बाद, तो वो उतने ही समय के लिए होगा जितना समय उसका बचा है, ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके ज्यादा बन रहे हैं, तो अगर आपका बेसिक क्लियर होगा, अगर आपको हवा में पता है कि 5 साल में होना चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता कि जब विघटित होगा 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे तो वो पूरे 5 साल के लिए होंगे या शेष अवधि के लिए, तो वहां पर आप फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये था पंचायतों की अवधि। इसके बाद कुछ और आर्टिकल, जैसे 243 का च पार्ट या एफ पार्ट है। यह सदस्य से अयोग्यता की बात करता है कि किन किन कंडीशन में आपकी अयोग्यता हो सकती है पंचायत से। इनका निर्धारण बेसिकली विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। हर राज्य में इनके अलग अलग अर्हताएं होती हैं। मेनली वही होती हैं कि कोई आपराधिक केस नहीं होना चाहिए, और बाकी जो डिसाइड करते रहते हैं कि इससे ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, कुछ राज्यों में 2 है, कुछ जगह पर 3 है, इस तरीके से। तो केवल आपने आर्टिकल याद कर लेना है कि ये किससे जुड़ा है। पहली चीज, आपने 243 आर्टिकल के किस पार्ट में किस बात को कहा गया है वो याद करना है। और फिर उसके साथ के जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जैसे हमने आरक्षण में देखा किस किस को मिलता है, किस किस को नहीं मिलता, किस किस को अनिवार्य है, किसके लिए नहीं है, वो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। यहां से पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि 243 के किस पार्ट में किस बात के बारे में बताया गया है। तो सदस्यों की अयोग्यता से बारे में किस में बताया गया है, 243 च में बताया गया है। 243 छ में पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और इनके उत्तरदायित्व के बारे में बताया गया है। किसमें, 243 छ पार्ट में या जी पार्ट में। 243 एच में या ज में पंचायतों के द्वारा अधिरोपित करने की शक्ति है टैक्स, यानी टैक्स लगाने का अधिकार पंचायतों को किसमें दिया गया है, 243 एच में। हालांकि संविधान में यह यहां पर प्रावधान है कि राज्यों की विधानमंडल, यानी जो वहां का विधानसभा होगा, उस पर डिपेंड है कि वो किन किन टैक्स लगाने की छूट देती है पंचायतों को, कि आप ये वाला टैक्स लगा सकते हैं, आप ये वाला टैक्स लगा सकते हैं। तो वो सारे अधिकार किसके तहत हैं, इसके तहत हैं, ठीक है। 243 का आई पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या झा पार्ट, यह वित्त आयोग के गठन से संबंधित है। तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, 243 का आई पार्ट। और ये जो पंचायतों के लिए वित्त आयोग होता है, जैसे मैंने कहा इसका नाम क्या होता है, राज्य वित्त आयोग। तो क्वेश्चन आता है, जैसे केंद्र में होता है ना कि राष्ट्रीय वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है, आप कहते हैं 280, सीधा कहते हैं राष्ट्रपति करता है, 5 साल के लिए करता है, 5 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष 4 सदस्य। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल में होता है। तो राज्य वित्त आयोग कोई अलग चीज नहीं है, पंचायतों के लिए वित्त आयोग की बात हो रही है, 243 आई के तहत इसका गठन होता है। तो ये वाला आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन की बात कही गई है। राज्य के राज्यपाल को हर 5 वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन करने की शक्ति दी गई है। केंद्र में राष्ट्रपति करता है, राज्य में राज्यपाल करेगा। इसका मुख्य काम क्या होता है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना। इसके लिए बनता है राज्य वित्त आयोग। जो राज्य की वित्तीय स्थिति होती है उसके लिए केंद्रीय वित्त आयोग होता है, ठीक है। अगला है 243 का जिया पार्ट, जिसे जे पार्ट कहते हैं, पंचायतों का लेखा परीक्षण, यानी पंचायतों की खातों की जांच करना। वो सारी चीजें किसमें है, इस आर्टिकल में है। तो 243 ज पार्ट में पंचायतों का लेखा परीक्षण है। पंचायतों का जो खाता वगैरह होता है विधानमंडल के द्वारा समय समय पर उनकी देखरेख वगैरह, उनकी जांच वगैरह की जाती रहेगी। अगला है 243 का ट पार्ट, या जिसे के कहते हैं, पंचायतों का चुनाव। तो पंचायतों का चुनाव किसके तहत होता है, हमने ऊपर संरचना देखी, हमने ऊपर गठन देखा, अब यह निर्वाचन है। ये चुनाव होगा कैसे, चुनाव करवाएगा कौन। तो 243 का पंचायतों के चुनाव से संबंधित है। इसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है।
तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन गया कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किस आर्टिकल में है, 243 क में है। जैसे वित्त आयोग किस में था, 243 आई में था। ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों के सभी चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायत के सभी चुनावों के संचालन में उत्तरदायी होता है। यानी पंचायतों के चुनाव कौन करवाएगा, जैसे राज्यसभा के, लोकसभा के, विधानसभा के, सबके चुनाव कौन करवाता है, विधान परिषद के, वो करवाता है भारत का निर्वाचन आयोग। लेकिन पंचायतों के चुनाव कौन करवाता है, राज्य निर्वाचन आयोग, और इसका गठन 243 क के तहत होता है। ठीक है। इसके बाद है 243 का अणा पाठ। इसके बीच में और भी आर्टिकल है, के बाद आपका एल आता है, एम आता है, एन आता है, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपसे पेपर में नहीं पूछे जाते। जो एल वाला है आपका, वो ऐसे प्रावधान है जो यूनियन टेरिटरी में लागू होते हैं। एम वाला ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताता है जहां पर ये वाला जो भाग है, संविधान का भाग 9, ये लागू नहीं होता, कुछ राज्यों के जनजातीय इलाके, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर 243 का जो एन पार्ट है, इससे पहले वाला, वो ये कहता है जब ये संशोधन बना था 1993 में, जब ये लागू हुआ, उससे पहले भी पंचायतें चल रही थी, तो वो जो पंचायतें पहले बनी है वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगी, उसके बाद ये अधिनियम उन राज्यों में लगेगा, तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। के बाद आपके लिए सीधा ओ वाला यानी अणा वाला इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या कहा गया है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है। तो पंचायतों में अगर निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसे राज्य निर्वाचन आयोग ही देखेगा, न्यायालय में आप नहीं जा सकते। कौन सा आर्टिकल रोकता है, 243 का अणा पाठ या ओ पाठ, इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हमने 243 को डिटेल में देखा। एक और चीज, अभी हमने ऊपर निर्वाचन आयोग की बात करी थी, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे विधानसभा का चुनाव आपको लड़ना है तो आपकी उम्र 25 होनी चाहिए, लोकसभा का लड़ना है तो भी 25 होनी चाहिए, राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 होनी चाहिए, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 होनी चाहिए। उसी प्रकार पंचायत चुनाव अगर आपको लड़ना है तो आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने की उम्र समान है, 18 वर्ष। ठीक है। लेकिन लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है, 21। तो ये हमने इन आर्टिकल्स को डिटेल में देखा। अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, मेन हमने पूरे पंचायती राज को कर लिया है। ग्राम पंचायत के बारे में हमने देखा, सदस्य डायरेक्ट चुने जाते हैं, अध्यक्ष वहां का डायरेक्ट होता है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत में सदस्य डायरेक्ट आते हैं, अध्यक्ष आपका इनडायरेक्ट आता है। 20 लाख की जनसंख्या अगर ना हो तो क्षेत्र पंचायत नहीं बनेगी किसी राज्य में। 2 स्तर की सिफारिश अशोक मेहता करते हैं, 3 स्तर की सिफारिश बलवंत राय करते हैं, 4 स्तर की सिफारिश आपके GVK राव समिति करती है। अब एक अधिनियम है जिसे कहते हैं पैसा अधिनियम। ये कब लागू हुआ, किन क्षेत्रों में लागू है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वो पूछ लेता है। एक छोटा सा टॉपिक है, इसको कवर करेंगे यहां पर। पहले इसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं। देखिए, यह जो पैसा एक्ट है, यह अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। कैसे, उसको जानिए। 73वां संशोधन में तय किया गया था कि 1 वर्ष के भीतर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार किया जाएगा। जब 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1993 में, जब इसको लागू किया गया तो इसमें यह बात कही गई थी सरकार के द्वारा कि अगले 1 साल में, उस समय इसे जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया था, तब यह कहा गया कि 1 साल के अंदर धीरे धीरे हम जनजातीय क्षेत्रों में इसको लागू कर देंगे। हालांकि उसके बाद सरकार के द्वारा कोई प्रॉपर कदम इसके लिए नहीं उठाए गए। इसके लिए प्रयास किया गया 1994 में। 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया गया सरकार के द्वारा, जिसे कहा गया भूरिया समिति, जिसके अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे। तो क्वेश्चन आएगा, पैसा एक्ट किससे संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज के विस्तार से। पैसा एक्ट किसकी सिफारिशों पर आया, भूरिया समिति। इस भूरिया समिति ने अपनी रिपोर्ट 1995 में सबमिट करी, 94 में इसका गठन हुआ था। इसी समिति के आधार पर, इसकी सिफारिशों के आधार पर संसद में 1996 में एक अधिनियम पारित हुआ, पंचायत उपबंध, जिसे सिंपल भाषा में अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार या अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार कहा गया। तो यह विधेयक पेश हुआ, यह आपका पारित हुआ। तो इस विधेयक के पारित होने के बाद दिसंबर 1996 में यह पारित हुआ, और जब यह पारित हुआ तो पैसा अधिनियम कहलाया। पैसा अधिनियम की फुल फॉर्म की बात करें तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत का विस्तार, यही इसका मतलब है, यही इसका फुल फॉर्म है। तो एक भूरिया समिति बनी थी
जनजातीय क्षेत्रों के अनुसूचित क्षेत्रों का अध्ययन करने के लिए इसी समिति की सिफारिशों पर एक अधिनियम पारित हुआ जिसे पंचायत उपबंध कहा गया, और वही अधिनियम जब पारित हो गया तो उसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया कहा गया, जिसे शॉर्ट में हम पैसा एक्ट कहते हैं। पैसा एक्ट आपके 1996 में पारित हुआ था। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि 94 में एक समिति बनती है, भूरिया समिति, 95 में रिपोर्ट देती है, 96 में पैसा एक्ट आता है। और पैसा किससे है? यह अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ नहीं है, यह पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, शुरू में यह अधिनियम 8 राज्यों में लागू किया गया। देखिए, भारत में 8 राज्य थे उस समय जहां पर जनजातीय क्षेत्र था, जिसमें आंध्र, बिहार, गुजरात, हिमाचल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। बाद में मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़ और आंध्र से अलग हुआ तेलंगाना। तो इन दोनों को भी इन 8 राज्यों में शामिल कर दिया। वर्तमान में पैसा अधिनियम भारत में 10 राज्यों में लागू है। बेसिकली इस अधिनियम के माध्यम से जो भूरिया समिति थी उन्होंने सिफारिशें करी थी कि कैसे आप अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज को बना सकते हैं। तो इसके माध्यम से पंचायती राजों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों के लिए कि वहां पर कैसे इसको लागू किया जाए। तो अब यह कितने राज्यों में लागू है? 10। शुरुआत में 8 राज्य थे क्योंकि यहां पर ही उस समय जनजातीय क्षेत्र थे। बाद में तेलंगाना जो आंध्र से अलग हुआ तो इसको भी शामिल कर दिया, और छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ इसको भी शामिल कर दिया। तो ये था आपका पैसा अधिनियम। अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये इकोनॉमी से जुड़ा नहीं है, ये पंचायती राज से जुड़ा है, अनुसूचित क्षेत्रों में लागू करने को लेकर के। ठीक है, किसकी सिफारिश पर आया, कब आया, क्यों आया, सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने भारत में पंचायती राज को यहाँ पर कवर किया। पंचायती राज से जुड़े हुए जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसके ऐतिहासिक क्रम को लेकर के, संवैधानिक क्रम को लेकर के, संवैधानिक इतिहास को लेकर के, इसकी समितियों को, उनकी सिफारिशों को, आर्टिकल 243, उन सबको हमने डिटेल में सिंपल भाषा में यहाँ पर कवर करने का प्रयास किया। अगले वीडियो में हम स्थानीय स्वशासन का जो दूसरा यहां पर पार्ट है, नगर निगम, नगर निकाय, उनके बारे में बात करेंगे। बेसिक आपका पूरा क्लियर हो चुका है। 243 अणा तक आपके पंचायत हैं, 243 अणा से आगे आपके नगर पालिका हैं, और फिर उसी में हम सहकारी समितियों को भी कवर कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार आते हैं सहकारी समितियों के, नगर पालिकाओं के अनुच्छेद। उनको हम हमारे संविधान की जो अगला वीडियो होगा, वीडियो नंबर 29, उसमें कवर कर जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।